हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर असिस्टेंट के मेमोरी बेस्ड पेपर की, जिसमें कि आज हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्विकली। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एग्जाम से रिलेटेड। अभी रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आया है 462 पोस्ट के लिए। काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप अगर सिंपली एक ग्रेजुएट हैं, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आजकल ज्यादातर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ एक्सपीरियंस या 60% या 50%। बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो आपको जरूर फिलअप करना चाहिए। ये दो चीजें फेवरेबल हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 20 से 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट्स काफी सारे हैं, चांसेस काफी हाई हो जाते हैं, और बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे काफी अच्छे लेवल की ये पोस्ट है आईसीआर असिस्टेंट की। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंग्लिश के पेपर पे, जिससे आपको पता चलेगा डिफिकल्टी लेवल कितना डिफिकल्ट होता है पेपर और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आई वाटर द प्लांट्स इन माई गार्डन एवरी डे। द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज। अब ये जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है वाटर, ये वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन देखते हुए हमें ये समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा पक्का होना चाहिए और टेंसेस। जब भी आप इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, तो ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो टेंसेस हैं, इसके बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते हो। अब हम यहाँ पे देखें कि हम कोई भी बात करते हैं, हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, मतलब जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही जो हमने एक सेंटेंस बोला, मान लो मैंने बोला आई एम गोइंग टू मुंबई। सो ये हो गया आई एम गोइंग, ये सब इसके पार्ट्स हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए, राइट। और वो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं। और आपको एक बार बस समझना है, एक बार समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम क्विकली इसको देखना चाहें, तो नाउन किसी भी चीज का नाम, व्यक्ति का नाम, पक्षी का नाम, किताब का नाम, माउंटेन का नाम, शहर का नाम, किसी भी चीज का नाम जो होगा वो नाउन होगा। और नाउन के जगह पे कोई चीज आएगी, कोई शब्द आ रहा है। जैसे आप गांधी जी के बारे में मान लो आप 10 सेंटेंसेस लिख रहे हो, तो पहले सेंटेंस के बाद गांधी जी क्या हो गए, नाम है किन्हीं का, तो ये नाउन है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस में आप लिखोगे ही, तो अब ये ही क्या हो गया, प्रनाउन, क्योंकि ये नाउन के जगह पे आया। क्लियर है। अब सेंटेंस में गांधी जी या ही या कोई भी जो वहां पे नाउन या प्रनाउन है, वो क्या काम कर रहा है, वो जो भी काम है वो हो गया वर्ब। वो काम किस तरीके से हो रहा है, वो हो गया एडवर्ब। ही इज रनिंग, तो वह हो गया प्रनाउन। वो क्या काम कर रहा है, रनिंग, तो वो हो गया वर्ब। ही इज रनिंग फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रहा है, तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर है। और नाउन और प्रनाउन के बारे में और कोई बात बताता है, जैसे हम कहेंगे कि बॉय, बॉय तो एक नाउन है। अब गुड बॉय, तो वो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार आप समझ जाएंगे। क्लास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की है उसमें काफी डिटेल में ये बताया हुआ है। आप उसे जब देखेंगे आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके प्रोनाउन की तरह भी यूज होंगे और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होंगे। एक ही वर्ड 2 या 3 पार्ट स्पीच की तरह भी यूज हो सकते हैं। अब देखो, जो काम हो रहा है नाउन में क्या हो गया, जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है ना। और जो काम हो रहा है उस वाक्य में वो होता है वर्ब। जैसे राम इज रनिंग, तो राम दौड़ रहा है। राम क्या कर रहा है, राम किसी का नाम हुआ तो वो नाउन हो गया। और राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना। खाना, पीना, हंसना, रोना। अगर इसको इस तरह से समझना चाहें, तो जो भी शब्द अंत हो रहा है ना से, वो वर्ब होगा। ठीक है, एक बहुत एकदम 100% तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में जब भी वो कोई काम हो रहा है तो ना आ जाएगा, है ना, कहीं जाना। तो अब आप देखो, वाटर, वाटर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की तरह भी यूज होगा और वर्ब की तरह भी यूज होगा। जब नाउन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होगा हिंदी में पानी, और जब वर्ब की तरह यूज होगा तो क्या होगा, पानी देना।
पानी पटाना जिसको बोलते हैं, है ना। तो आई वाटर द प्लांट्स मतलब मैं प्लांट्स को पानी देता हूं इन माई गार्डन एवरी डे, हर दिन मैं अपने प्लांट्स को पानी देता हूं अपने गार्डन में हर दिन। ठीक है, तो इसीलिए वाटर यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अगर रहता आई ड्रिंक वाटर एवरी डे, अब यहाँ पे वाटर क्या हो जाता, आई ड्रिंक वाटर। अब यहाँ पे आई प्रनाउन है और यहाँ पे जो प्रनाउन है जो काम करने वाला है वो कौन सा काम कर रहा है, पीने का काम कर रहा है। तो ड्रिंक क्या हो गया, पीना, तो ड्रिंक हो गया वर्ब। और क्या पी रहा है वो, पानी, वो जो भी चीज पी रहा है उसका नाम है पानी, तो ये हो गया नाउन। तो आप समझ रहे हो, मतलब वाटर दोनों सेंटेंस में है, लेकिन इस सेंटेंस में ये वर्ब है और इस सेंटेंस में ये नाउन है। तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह से यूज हुआ है। इस तरह से जैसे मिल्क, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, आप भी बताओ, आप भी सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखना कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। मिल्क, तो आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है, तो ये हो गया जहां पे सिर्फ दूध की बात हो रही है, तो ये हो गया नाउन। और आई एम मिल्किंग द काउ, तो मिल्किंग द काउ में दूध दूहना, तो देखो ना आ गया ना, तो वो हो गया वर्ब। बुक, ठीक है, तो आई एम बुकिंग दिस टिकट, आई हैव दिस बुक, तो जब हम किताब की बात करते हैं तो ये हो गया नाउन, है ना। दिस बुक इज वेरी गुड, तो दिस बुक इज वेरी गुड में बुक क्या हो गया, नाउन, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी है। लेकिन हम कहते हैं ही हैज बुक्ड द टिकट्स, ही हैज बुक्ड द टिकट्स, तो अब उसने क्या काम किया, टिकट बुक करने का, टिकट बुक करना, तो ये हो गया बुक्ड वर्ब। तो इस तरह से आप चीजों को समझ के चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी नाउन है, नाउन में जो काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं उसका प्लूरल फॉर्म होगा, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल होगा। लेकिन जो तीन फॉर्म होते हैं वर्ब के और आईएनजी फॉर्म होता है वो सिर्फ वर्ब का होगा, नाउन का नहीं होगा। मतलब अगर वाटर नाउन की तरह यूज हुआ है तो सिर्फ वाटर रहेगा, वर्ब की तरह है तो वाटर्ड भी हो सकता है, वाटरिंग भी हो सकता है। सो वर्ब के तीनों फॉर्म होते हैं जो कि नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव के नहीं हो सकते हैं। तो ईडी, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटरिंग, ये सिर्फ वाटर के ही हो सकता है क्योंकि ये वाटर वर्ब भी है। सो इस तरह से और कुछ शब्द बताओ, प्ले, प्ले बोल सकते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो वर्ब। और फिर जब हम कहेंगे इट वॉज अ वेरी नाइस प्ले, अगर किसी ड्रामा की बात करते हैं तो वहां पे वो हो गया नाउन। इस तरह से फ्लाई हो गया, पार्क हो गया, पार्क, जिस पार्क में आप टहलने जाते हो तो नाउन हो गया। और आई एम पार्किंग द फंड विथ दिस बैग, और जहां भी, तो वहां पे, या आई एम पार्किंग माई कार, वहां पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। एक और तरीका है समझने का, यहाँ पे तो ओरिजिनल फॉर्म में है लेकिन किसी सेंटेंस में अगर ईडी या आईएनजी है तो वो वर्ब ही होगा, राइट। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ ऑल द फूड हैज बीन ईटन। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, मतलब आपको इस एग्जाम के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस पे भी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव वॉइस जब भी हम पढ़ते हैं उसके पहले टेंसेस के वो 12 स्ट्रक्चर बहुत जरूरी हैं। जब तक आप उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक ना एक्टिव पैसिव समझ में आएगा, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आएगा। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में जो एक महत्वपूर्ण बात है जो हम सीखते हैं कि कभी भी टेंस नहीं बदलेगा। एक्टिव से जब हम पैसिव में जाएंगे कभी भी टेंस नहीं बदल सकता। तो अब देखो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस दिया हुआ है आपके सामने वो प्रेजेंट टेंस में है, हैज बीन, और जो आपके ऑप्शंस हैं ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। तो आपको एक्टिव पैसिव की कोई नॉलेज नहीं भी है, सिर्फ इतनी सी बात पता है कि कभी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस नहीं बदलता है, उससे भी आप इस आंसर को मार्क कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कहता है द प्रिंसिपल सेज द गर्ल वॉज लेथार्जिक, द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस इज द प्रिंसिपल सेज दैट। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या लिखा जाएगा, प्रिंसिपल सेज दैट, हमें पता है ना इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो जाता है, तो द प्रिंसिपल सेज। अब आगे
ये जो इन्वर्टेड कॉमा में था उसको हम क्या लिखेंगे, 4 ऑप्शंस है। अब यहाँ पे भी जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अब यहाँ पे भी जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाती हूँ तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब आप देखो ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमेशा आपको देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, और अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस नहीं बदलेगा। इस बात को आप गांठ बांध लें। अगर ये पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में चला जाएगा। ये एक बात इतनी महत्वपूर्ण है कि ये बहुत सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मदद करती है। सो अभी हम देखेंगे कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट में। तो अब हमें रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नहीं सोचना है, इसका टेंस नहीं बदलेगा, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। द गर्ल वॉज लेथार्जिक, यहाँ पे भी हो जाएगा द गर्ल वॉज लेथार्जिक। हमेशा अगर ये प्रिंसिपल सेज है या प्रिंसिपल विल से है या कोई भी मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपको ये समझना है कि मेरा काम बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसको देखना ही भूल जाते हैं और आगे फिर वो चेंज करने लग जाते हैं। नहीं, प्रेजेंट या फ्यूचर है मतलब मेरा काम बहुत आसान है, अगर पास्ट है तब कुछ बदलने की जरूरत है। सो अक्सर ये देखा गया है कि इंग्लिश में ना जो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो मिस हो जाती हैं, इसकी वजह से समझने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला wasn't a great singer. The appropriate tag for the above statement is. अब ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, सो ग्रामर पे काफी अच्छा फोकस है आईसीएआर में। हालांकि क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हर चैप्टर पे, ये सारे चैप्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड क्वेश्चन टैग, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी। लेकिन थोड़ा सा आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चंस करना बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। सो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में, यहाँ पे अगर वॉजंट है, जब हम क्वेश्चन टैग की क्लासेस लेकर हम आएंगे। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफी सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं, खास करके इंग्लिश के, क्योंकि आईसीआर में इंग्लिश को बहुत तवज्जो दी गई है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव। तो हम आगे आने वाले दिनों में काफी यूजफुल वीडियोस लेके आएंगे, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो यहाँ पे हो जाएगा वॉज शी, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वॉज शी। यहाँ पे वॉजंट है तो ये उल्टा हो जाता है, तो वॉज शी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ रेड लेटर डे, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ना। आप देखते हैं, अ डे इन सीवियर समर, समथिंग डेंजरस, अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, अ डे ऑफ ग्रेट मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून मतलब कुछ बहुत बुरा हुआ है ना, तो यहाँ पे डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इसका आंसर होगा। सो इडियम्स वोकैबुलरी की भी हम क्लासेस लेके आएंगे। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको अंदाजा लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। सो किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, ग्रामर में कहाँ कहाँ फोकस करना है, और इतना तो तय हो गया कि ग्रामर पे काफी जोर है। सो ग्रामर आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर बेसिक लेवल का ही, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। आईसीआर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट हमारे आई एग्जाम भी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। आपको मालूम ही है आई एग्जाम भी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। सो आप जरूर जाके लिखें, सारे सब्जेक्ट का आपको आइडिया होगा। साथ ही साथ अगर आप गाइडेंस चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तो मंडे से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। एंड कोई भी फर्दर जानकारी के लिए आप 9205524028 पे हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर hello@iexambi.com पे हमें लिख सकते हैं। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए www.iexambi.com, और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, यू नीड नॉट पे एनीथिंग फॉर दैट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।